एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस एपिसोड को जाकर चेक कर लेना, तभी तुम लोगों को स्टोरी समझ में आएगी। खैर स्टोरी के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेवल्स और ली बोंगवन के बीच में जो बैटल है वो अब छिड़ चुकी है। हम लोग देखते हैं डीओ की तरफ का सीन, डीओ और ओरका की तरफ का सीन। जो ली बोंगवन के बंदे होते हैं उनको उन्होंने घेर लिया होता है। जो डीओ होता है वो कह रहा होता है ओरका क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या ये सेंस बनाता है कि तुम चर्च के अंदर आ रहे थे इसलिए तुम वेपन को अपने साथ नहीं लेके आए। जिसके बाद देखते हैं ओरका जो बंदे होते हैं उनको पंच में ही उड़ाए जा रहा होता है। तभी हम लोग दो बंदों को देखते हैं जो कि एक ओरका के फेस के ऊपर किक करता है, दूसरा वाला उससे नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इनके बारे में बताया जाता है ये 12 न्यू ज़ोडियाक होते हैं। जो ऊपर वाला चश्मे वाला बंदा होता है उसका नाम किम होता है, जो नीचे वाला पर्सन होता है उसका नाम हुआंग होता है। देन जो ओरका होता है वो किम के ऊपर एक जबरदस्त पंच करता है और जो हुआंग होता है वो ओरका के ऊपर पंच मार देता है। तभी ओरका होता है वो हुआंग के फेस के ऊपर भी एक पंच मार देता है और यहाँ पर तभी किम की तरफ एक जबरदस्त पंच मारने के लिए जा रहा होता है। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने इसे कसकर पकड़ लिया है। जिसके बाद देखते हैं कि जो बाकी दोनों होते हैं वो कह रहे होते हैं जैसा कि हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो ओरका होता है जिन बंदों ने उसको पकड़ रखा होता है उनके दोनों का पैर काफी तेजी से खींचता है और दोनों को यहाँ पर जमीन पे ही पटक देता है। हमें देखते हैं वो काफी ज्यादा तगड़ा इन्फेक्ट होता है। देखते हैं कि जो दोनों ज़ोडियाक होता है उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं और ओरका को सीधा पीछे की तरफ ढकेलने लग जाते हैं ताकि वो उसको नीचे गिरा सके, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा सके। और देखते उसका सर पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करते लेकिन ओरका रुक जाता है। जो ओरका होता है दोनों ज़ोडियाक को पकड़कर नीचे की तरफ फेंक देता है। हम लोग देखते हैं जो दोनों बंदे होते हैं नीचे की तरफ फेंक जाते हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ, नीचे से काफी तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों अब मर चुके होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेड ऑफ सिक्योरिटी होती है, नहीं जो नामी होते हैं वो आ चुके होते हैं। इसके बाद देखते हैं सारे लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। नामी कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और उस छोटे वाले को संभालो, सामने वाले को मैं संभाल लूंगा। और हम लोग देखते हैं ओरका और जो नामी होते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यू चान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यू चान ने काफी सारे मेंबरों को ऑलरेडी लिपटा दिया होता है और वो कह रहा होता है टाइगर से कि अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो, बाकी लोग आखिर कहाँ पे है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जुन योंग होते हैं वो सीधा यहाँ पे पेड़ के ऊपर से कूदते हैं। ई चान के गर्दन होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लेकिन ई चान होता है नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा था लेकिन उसके वो नाइफ को पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं कि ई चान ये काफी ज्यादा हो चुका है, अगर तुम और ज्यादा आगे जाओगे तो अंकल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें जिंदा लेके जाना चाहते हैं एटलीस्ट चेयरमैन की रिस्पेक्ट के लिए। तभी जो ई चान होता है उनको ऊपर की तरफ उछाल देता है और जैसे वो नीचे गिर रहे होते हैं जो ई चान होता है अपने नाइफ से सीधा उनका जो सर होता है वही काट देता है, मतलब एक सर पे स्लैश लगा देता है जिससे कि उनका गला ही कट जाता है। तभी देखते हैं जो टाइगर होते हैं यानी जिनशियो होते हैं एक जबरदस्त पंच उसकी तरफ मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जो ई चान होता है काउंटर करने के बाद उनके हाथ को मोड़ देता है और पैर में पैर उलझाकर उनको नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही नीचे गिर रहे होते हैं ई चान उनके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, सर में स्टैब करने के लिए। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ई चान ने जिनशियो को मार ही दिया लेकिन उसने अपनी नाइफ को रोक लिया होता है और कह रहा होता है कि इसे जिंदा रहना चाहिए, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, कमजोर लोग ऐसे शब्द बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, तुमने ही ये कुछ मुझे सिखाया था, क्या तुम ऑलरेडी इस चीज को भूल चुके हो। जिसके बाद देखते हैं जिनशियो कह रहे होते हैं कि क्या तुम स्वर्गीय योनहुन की जगह पे उनके दिखाए हुए प्यार को भूल चुके हो। अब ये सुनने के बाद जो ई चान होता है अपनी नाइफ से उनके ऊपर एक स्लैश मार देता है, उनको मार देता है और सारे लोग काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। ई चान कह रहा होता है अंकल मेरी एज तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वेनकाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वेनकाई ने लिन के पास कॉल करा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर वो अभी कहाँ है, यानी वो रेड शर्ट की लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है। इधर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, आधे रास्ते में हमने उसका जो ट्रैक थे वो खो दिए थे, ये डिफिकल्ट है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसको पिन पॉइंट करना। इसके बाद वेनकाई कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि एकदम ग्लू की तरह उससे चिपकी रहना, एटलीस्ट हमें उसकी जो लोकेशन है वो तो पता होनी चाहिए। लिन कॉल को काट देती है, वेनकाई उसको गालियां दे रहा होता है। वो जो कामियाशिन होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो सोच रहा था नहीं अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। उसके पास्ट में दिखाया जाता है जो कामियाशिन होता है रेड शर्ट से कह रहा होता है, वो कह रहा होता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ गद्दारी करने वाले हो, मेरे को धोखा देने वाले हो। इसके बाद रेड शर्ट कह रहा होता है कि हाँ मैं एक गद्दार हूँ। वापस से प्रेजेंट के टाइम लाइन में आ जाते हैं। कामियाशिन कह रहा होता है कि काफी ज्यादा समय बीत चुका है रेड शर्ट, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा जो चेहरा होगा वो पहले की तरह बिल्कुल सेम होगा, वो चेहरा जो कि हमेशा मुझे नीचे गिरा के देखता था ताकि मैं उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूं, यानी फोड़ के रख दूं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ली बोंगवन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि चेयरमैन जैसा कि हमने प्लान किया था डिपार्टमेंट में पहले स्ट्राइक करने स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद ली बोंगवन कह रहे होते हैं कि इतनी दूर आने के बाद वो सारी चीजें उनके ऊपर ही डिपेंड करती है। रेड शर्ट के अलावा पिलजू और जो नामी है वो मोस्ट पावरफुल असैसिनिस्ट है कोरिया के अंदर। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पिलजू और जो डेड फिश होता है उसकी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। दोनों की बैटल अभी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो पिलजू होते हैं अपने हैमर की मदद से वो पेड़ का सहारा लेकर उसके ऊपर एक जो किक होती है वो लैंड करते हैं डेड फिश के ऊपर। लेकिन जो डेड फिश होता है वो काफी
काफी ज्यादा ही तेज होता है। पिलजू सोच रहे होते हैं क्या ये मेरे से थोड़ा सा कहीं ज्यादा ही फास्ट है। उन्हें देखते हुए एक दूसरे के नाइफ से अटैक करते हैं, दोनों के अटैक को डॉज करते हैं। पिलजू अपना जो घुटना होता है वो डेड फेस के ऊपर मारते हैं, लेकिन डेड फेस उनको डॉज कर लेता है। और पिलजू सोच रहे होते हैं इसके जो रिफ्लेक्शंस है वो अलग ही लेवल पे है, जो कि पिलजू एक जबरदस्त किक उसकी तरफ मारते हैं, लेकिन डेड फेस उसको भी डॉज कर लेता है। पिलजू सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि स्पीड में मैं किसी को मैच नहीं कर पाऊंगा, यानी स्पीड में मेरे को कोई काफी ज्यादा ही टक्कर देगा। लगता है कि जो मेरी एज है वो होती जा रही है, इससे पहले कि मैं अपना ज्यादा स्टेमिना लॉस करूं मुझे यहाँ पर अपनी जो सारी पावर है वो लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ओरका और जो नामी होती है उनकी तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। डियो कह रहा होता है फकिंग बादशाह कहेंगे और ज्यादा पास बिल्कुल भी मत आना। देखते हैं जो ओरका होता है नामी के ऊपर एक पंच लैंड करने के लिए जाता है, नामी उसको नीचे झुककर डॉज करते हैं और देखते हैं उन्होंने अपने नकल्स पहन रखे होते हैं, एक जबरदस्त पंच होता है ओरका की पसलियों पर मारते हैं। देखते हैं कि जो ओरका होता है उसको कुछ भी नहीं होता, वो एक राक्षस होता है। देन देखते हैं कि जो दोनों होते हैं एक दूसरे की तरफ पंच स्विंग कर देते हैं फेस पे मारने के लिए, लेकिन जो नामी होते हैं अपना पंच होते हैं ओरका के फेस के ऊपर लैंड कर देते हैं, ओरका नहीं मार पाता है। जो ओरका होता है उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आ जाता है। अब ये देखने के बाद जो डियो होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या वो चश्मे वाला बंदा वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर निकला। अगर मैं उनको 12 ज़ोडिएक से कंपेयर करूं तो इसका लेवल सबसे ज्यादा ही अलग है। देखते हैं जो ओरका होता है एक और पंच उसकी तरफ मारने के लिए जा रहा होता है नामे की तरफ, लेकिन नामे डॉज करके एक और पंच उसकी तरफ मारने के लिए जा रहे होते हैं। उसी टाइम पे जो ओरका होता है अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनका जो कॉलर होता है वो पकड़ लेता है, लेकिन जो नामे होते हैं अपनी एल्बो से उसके फेस के ऊपर स्ट्राइक करती है। देखते हैं जो दूसरा वाला हाथ होता है ओरका दूसरे हाथ से भी उनको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो। देखते हैं कि उसकी हेड बट मारने की तैयारी होती है, वो हेड बट मारते सीधा नामे के फेस के ऊपर, उनके नाक से ब्लड बाहर आ जाता है। तभी ओरका वहीं पर नहीं रुकता, अपना जो घुटना होता है वो सीधा नामी के पेट में दे के मारता है। देखते हैं जो नामी होते हैं उनकी हालत खराब होती है, लेकिन अब भी वो ओरका को संभाले हुए होते हैं। ओरका कह रहा होता है कि ज्यादा स्ट्रगल बिल्कुल भी मत करो, मैं और ज्यादा वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो इसलिए मैं अभी से एक बार में ही खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। जो ओरका होते हैं वो नामी को ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश करता है और उनको फेंक भी देता है, लेकिन जो नामी होते हैं अपने हाथ से उसकी जो जैकेट होते हैं वो पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी मेरे साथ नीचे ही आने वाले हो। और हम देखते हैं जो कस के उनको नीचे की तरफ फेंकने लग जाती है ओरका को भी। देखते हैं जो नामी होते हैं वो लटके हुए होते हैं और नीचे वही 2 ज़ोडिएक गिरे पड़े हुए होते हैं, दोनों डेड हो चुके होते हैं। देखते हैं जो ओरका होता है उनकी कमर के अंदर हाथ डालता है और उनको वापस से ऊपर की तरफ ही खींच लेता है ताकि ओरका नीचे ना गिर सके, उनको काफी दूर तक फेंक देता है। जो ओरका होता है उनके धीरे धीरे उनके पास आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम लोग हमेशा क्यों। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, जो डेड फिश होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो उसका चश्मा होता है वो नीचे गिर चुका होता है, पिलजू की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है, अब ये मत कहना कि तुम भी उस ब्लड लाइन से आते हो, तुमसे मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। इसके बाद डेड फिश कह रहा होता है अपना चश्मा लगाते हुए कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोरिया के अंदर कोई अब भी इतना केपेबल बचा हुआ है। तुम्हारा जो यूनिक स्टाइल है वो मेरे को ईचान है उसकी याद दिला देता है, हालांकि तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। और वो पिलजू की तरफ ना जो गन होता है वो पॉइंट कर देता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वेनखे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वेनखे कह रहा होता है कि कोई भी मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, तो वो आखिर एग्जैक्टली किस तरह हमारे साथ मीटअप कर पाएंगे। जिसके बाद देखते हैं जो कामियाशीन होता है उठकर चल पड़ता है। अब जो वेनखे कह रहा होता है कामियाशीन आखिर क्या हुआ, जिसके बाद कामियाशीन कोई भी जवाब नहीं देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ली बोंगुन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि जो डिपार्टमेंट हेड है हमारी सोच से भी कहीं जल्दी पीछे की तरफ हट रहे, अगर चीजें यहाँ तक आ चुकी है तो हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि वो वहाँ जल्दी से चीजों को खत्म कर सके, क्योंकि हमारे लोग है वो जल्दी और ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा सकती है। और मुझे पता है कि ये मांगना काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन मैं एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ रेड शर्ट। देखते हैं जो रेड शर्ट होता है वो कामियाशीन और वेनकाई के पास पहुंच चुका होता है और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है उसी माउंटेन की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है वो ये काफी ज्यादा अच्छा है, कोरिया का नाइट व्यू काफी ज्यादा ही गॉर्जियस है। वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि बर्गर खा रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वहाँ पर हम लोग कुछ और लोंडो को देखते हैं जो कि कुल मिलाकर 5 होते हैं और उनमें से जो एक पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है युग जोन की तरफ से, अब जो युग जोन होता है उन्हीं पर्सन का नाम होता है जो कि एसोसिएशन के एल्डर होते हैं जिससे कि डेड फेस मिलने के लिए आया हुआ होता है। देखते हैं जो पर्सन होता है इनका लीडर होता है और वो कह रहा होता है कि हमें सिर्फ इतना करना है कि जो वो हाउंड्स है यानी जो 7 किलर्स है उनको हमें खदेड़ देना है और उसके बाद की जो चीज है एसोसिएशन संभाल लेगा, तो हमें जल्दी से चीजों को खत्म करना होगा। और इन लोगों के बारे में बताया जाता है एसोसिएशन की एग्जीक्यूशन टीम होती है ब्लू फैल्कन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बोंगवन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब जो बोंगवन होते हैं उन्होंने युग जोन के पास फोन मिलाया होता है और वो कह रहे थे क्या ये सच है कि जो हाउंड्स है वो आपसे मिलने
मिलने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद जो युग जोन यानी जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ एक जो मास्क वाला पर्सन था वो आया था और वो मेरे को एक वार्निंग दे रहा था और इनके बारे में बताया जाता है। इनका नाम युग जोन होता है जो कि एसोसिएशन के एक फॉर्मर एल्डर होते हैं। और जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसने मुझे ये कहा था कि अगर हम इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो नेवल के साथ होने वाले टकराव को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। जो एसोसिएशन है इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। कोरिया और नेवल के बीच में दरार पैदा करने का ये अच्छी योजना है। आफ्टर ऑल जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कमजोर कर देना एसोसिएशन की जीत मानी जाती है। जिसके बाद जो बोंगवन कह रहे होते हैं कि लेकिन जो हमारा ओपोनेंट है वो नेवल है, जरूर उसने काउंटर है वो तो प्लान करके रखा ही होगा। इसके बाद जो एल्डर कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो हाउंड्स का लीडर यानी जो 7 कलर का लीडर है वो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर वहां पर जा रहा है बातचीत करने के लिए। हमें उससे काफी ज्यादा तेज होना होगा। अगर ये हम चांस मिस कर देते हैं तो हमें उन सभी का एक साथ सामना करना होगा बिना एसोसिएशन की मदद की। अब ये सुनने के बाद जो बोंगवन होते हैं काफी सरप्राइज हो जाती है। एल्डर और कह रहे होते हैं कि दुनिया के 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर में से एक इवान कार्डिव वो एक ऐसी हाउंड्स की टीम को लीड करता है जिसमें कि हर एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और कहा यह जाता है कि वो 8 किलर में से सभी एक से फाइट कर सकते हैं और उन लोगों को यहाँ पर एसेसिनेशन के वर्ल्ड के अंदर सबसे इफेक्टिव टीम है वो माना जाता है। जो बोंगवन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो काफी ज्यादा स्किलफुल किलर है, लेकिन हमारे पास भी रेड सेट है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। रेड सेट की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि कामिया सीन और वेंकाई के सामने खड़ा होता है। वेंकाई सोच रहा होता है कि मेरे साथियों के साथ एक समय पर ही अटैक हुआ है, इसके अंदर कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस चीज का मुझे डर था जो ईचान है उसने हमारे साथ गद्दारी की, उसने हमें धोखा दिया है। इसके बाद कामिया शिन कह रहा होता है कि वेंकाई तुम फाइटर नहीं हो इसलिए इसे मुझे संभाल ले दो। इसके बाद वेंकाई कह रहा होता है कि ठीक है तुम इसे संभालो। और यहाँ से जो रेड शर्ट होता है हमें बता रहा होता है कि यकीन नहीं होता है कि 9 साल बीत चुके हैं, हम लोग एक साथ बड़े हुए, हम लोग देखते वो एक साथ अपनी ट्रेनिंग करा करते थे। और वो कह रहा होता है कि जो कामिया शिन है जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था उससे ये कहीं ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो चुका है। जो वेंकाई होते हैं उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि छुप के यहाँ पर अपनी गन लोड कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि जो ये बेस है वो माउंटेन के अंदर काफी ज्यादा अंदर की तरफ है तो यहाँ पर वेपन्स को यूज करना कोई भी पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है और इसके टीममेट्स है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखते हैं जो रेड शर्ट होता है और कामिया शिन के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी होती है। जो वेंकाई होता है मौका देख के रेड शर्ट के ऊपर गोलियां दाग देता है लेकिन रेड शर्ट डॉज कर लेता है, बच जाता है। अब वो वेंकाई को निशाना बनाने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि वेंकाई का जो शोल्डर होता है वो इंजर्ड कर देता है बुलेट शूट करके। अब जो वेंकाई होता है वो सोच रहा होता है क्या सच में इसे मैं संभाल पा रहा हूँ। इसके बाद जो रेड शर्ट होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों के साथ गाइस सच में मैं एक रियल फाइट है उसका मजा ले पाऊंगा। देखते ही जो कामिया शिन होता है वो छुप कर सोच रहा होता है ये हमेशा की तरह शार्प है, मेरे को इसके काफी ज्यादा क्लोज डिस्टेंस में जाना होगा। अब देखते हो अपनी गन को मुंह में पकड़ता है, उसके सामने जो कभी जो बेंच होती है उसके नीचे हाथ डालता है और उसको काफी तेजी से उछाल देता है रेड शर्ट की तरफ। उसको एक ढाल की तरह यूज करके उसके पास बढ़ रहा होता है। रेड शर्ट सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था क्लोज रेंज के अंदर आना चाहता है क्योंकि जो कामिया शिन होता है वो क्वार्टर कॉम्बैट होता है उसके अंदर काफी ज्यादा माहिर होता है। रेड शर्ट सोच रहा होता है कि लेकिन ये जो ट्री है वो काफी ज्यादा ही पतला है, इसकी जो लकड़ी है बेंच की हम देखते हैं बुलेट होती है आर पार हो जाती है। लेकिन जो कामिया शिन होता है नीचे झुककर सीधा रेड शर्ट होता है उस पर एम कर देता है। जो रेड शर्ट होता है उसको देख लेता है, कामिया शिन एक के बाद एक बुलेट फायर करता है लेकिन जो रेड शर्ट होता है सभी को यहाँ पर डॉज कर लेता है और जो वो बेंच होती है उसको एक कसकर लात मारता है। वो कामिया शिन के ऊपर ही जा रहा होता है लेकिन जो कामिया शिन होता है उसके ऊपर हाथ रख के जंप करता है। हम देखते हैं जबरदस्त जो किक होती है उसके रेड शर्ट के पेट में मारता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कामिया शिन होता है अपना जो एम होता है रेड शर्ट के फेस के ऊपर कर देता है। रेड शर्ट तभी मौका देखकर उसको डॉज कर लेता है और हम देखते हैं जो कामिया शिन होता है उसके ऊपर नाइफ भी स्विंग कर देता है। कामिया शिन उसको डॉज कर लेता है। कामिया शिन रेड शर्ट के ऊपर शूट करता है लेकिन जो रेड शर्ट होता है उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और जो अपनी नाइफ होती है उससे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो कामिया शिन होता है अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग कर ही जा रहा होता है। देखते हैं कि जो रेड शर्ट होता है कामिया शिन के हाथ में स्टैब कर देता है जिस हाथ से उसने गन पकड़ी होती है। कामिया शिन की जो एम होती है वो वापस वो जमीन की तरफ कर देता है। देखते जो कामिया शिन होता है रेड शर्ट के ऊपर एक लात मारता है और उससे अपनी दूरी बनाता है और हम लोग देखते हैं क्लियरली हमें दिखाई दे रहा होता है जो कामिया शिन होता है उसको अच्छा एम मिल रहा होता है रेड शर्ट को शूट करने का, लेकिन वो शूट बिल्कुल भी नहीं करता है। जिसके बाद देखते रेड शर्ट उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है कि ये तुम्हारे ऊपर शूट नहीं करता, अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो, हमें एक प्रॉपर फाइट है वो करनी होगी, यानी अच्छी लड़ाई करे। तो क्या अभी तक ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे यानी रियल फाइट नहीं कर रहे थे? काफी ज्यादा तगड़ी तो फाइट हो ही रही थी। खैर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देख लेंगे कि आगे आखिर होता क्या। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।